Assalamu alaikum. So today we are going to start our next paper of SK Golden 19 series, ठीक है, that is 22nd August afternoon medicine paper. ठीक है, the first MCQ is bicyanosis occurs because of, ठीक है, तो bicyanosis क्यों होता है? bicyanosis होता है ड्यू टू एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट. ठीक है, कॉटन डस्ट के एक्सपोजर की वजह से जो है bicyanosis कॉज होता है. ठीक है, रुबेला पॉजिटिव एक्सपेक्टिंग मदर बट बेबी वॉज बॉर्न सिम्टम फ्री. ठीक है, मदर जो थी वो रुबेला पॉजिटिव थी. ठीक है, लेकिन जो बेबी है वो सिम्टम फ्री जो है ना वो पैदा हुआ है. व्हाट एंटीबॉडीज़ वुड द बेबी हैव ऑन एलाइजा? तो हमें एलाइजा पे कौन सी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी? दीज आर IgG1 एंटीबॉडीज़. ठीक है, आपको पता है कि IgG एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, ठीक है, सिर्फ वो जो है वो क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है, प्लेसेंटल बैरियर को. तो हमें कौन सी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी? IgG1 एंटीबॉडीज़ मिलेंगी. ठीक है, next MCQ, a patient has cervical lymph nodes biopsy which shows non-caseating granuloma and is this is acid fast bacilli positive. Which of the following is most probably the diagnosis? ठीक है, अब डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है? सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं. ठीक है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है और बायोप्सी पे हमें नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा मिल रहा है. ठीक है, दैट विल रूल आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, और साथ में वो क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव लेप्रेसी की भी निकल गई. ठीक है, बिकॉज ऑफ द नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि जब सर्वाइकल या मेडिस्टनल लिम्फेडिनोपैथी अलॉन्ग विद नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा मेंशन कर दें, सो द डायग्नोसिस विल बी सार्काइडोसिस. सार्काइडोसिस से रिलेटेड और हमें क्या MCQ आ जाता है? सार्काइडोसिस से रिलेटेड हमें आ जाता है कि सार्काइडोसिस के अंदर क्या होता है? इंक्रीज एस लेवल्स होते हैं सार्काइडोसिस के अंदर. ठीक है, सार्काइडोसिस का एक और डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या होता है कि इसमें हाइपर कैल्सीमिया भी होता है. ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट है, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें एस एंजाइम लेवल भी इंक्रीज होते हैं और हाइपर कैल्सीमिया भी प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट MCQ है पेशेंट हैविंग कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इज कॉज्ड बाय. ठीक है, अब क्या होता है? सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है? ठीक है, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ये है कि लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा है सेकेंडरी टू समथिंग. ठीक है, अब वो समथिंग क्या है कि रेनिन के लेवल जो है, आपको पता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है. ठीक है, रास सिस्टम जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. अब उसमें क्या होता है कि जिस वक्त हमारे पास ड्यू टू एनी कॉज, ठीक है, हमारे पास क्या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुई, रेनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई. ठीक है, जब रेनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वो अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करके एल्डोस्टेरॉन के लेवल को ज़्यादा कर देगा. ठीक है, तो जब एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन ज़्यादा ड्यू टू इंक्रीज इन रेनिन हो रही होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. ठीक है, तो सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर बोथ रेनिन और एल्डोस्टेरॉन के लेवल जो है वो इंक्रीज हमें मिलते हैं. ठीक है, जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर, ठीक है, जब पंपिंग एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो चुकी है. ठीक है, हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है आपके पास. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, फिर देर आर मेनी अदर रीजन, ठीक है, जिसके अंदर हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट होता है. जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका लॉस हो गया बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, तो उन कंडीशन में फिर क्या होता है कि रेनिन जो प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा कर देता है उसको कहते हैं सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म. ठीक है, सो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? बी इज़ द राइट ऑप्शन. इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने हमें क्या दी है कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो होता है उसको हम कौन सिंड्रोम कहते हैं? उसमें हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन, इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन और डिक्रीज रेनिन लेवल होते हैं. जबकि सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है कि एल्डोस्टेरॉन और रेनिन दोनों का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, प्राइमरी एडर्नल इनसफिशिएंसी एडिसन्स डिजीज़ के अंदर हमें क्या मिलता है? एडिसन्स डिजीज़ में हमें हाइपोटेंशन मिलती है, हाइपरकैलेमिया मिलता है, इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन मिलती है. कुशिंग डिजीज़ में हमें क्या मिलता है? हाइपोकैलेमिया, सेंट्रल ओबेसिटी विद एक्सट्रीम वेस्टिंग. ठीक, एक्सट्रीमिटीज़ जो है वेस्टिंग होती है, यानी कि इस तरह से करके होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ट्रंकल ओबेसिटी होती है, बफलो हम्प होता है. ठीक है, तो वो ट्रंकल ओबेसिटी क्या है कि जो है ना वो सेंट्रल सारी ओबेसिटी होती है और जो लेग्स होती है दे आर जस्ट लाइक थिन स्टिक्स की तरह होती हैं. ठीक है, मून फेसेस होते हैं, बफलो हम्प होता है, स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग होती है, स्किन स्ट्रायाज होते हैं, प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है. दिस ऑल आर द डायग्नोस्टिक पॉइंट फॉर कुशिंग डिजीज. नेक्स्ट MCQ, अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक फाउल स्मेलिंग डायरिया विद नो हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, नो ऑकल्ट ब्लीडिंग, ऑन स्टूल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन फैटी स्टूल्स, बायोप्सी शो बिलियस एट्रोफी, लिम्फोसाइट्स एंड क्रिप्स हाइपरप्लेजिया. व्हाट विल यू एडवाइस टू द पेशेंट? तो हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे? ग्लूटेन फ्री डाइट. ठीक है, एज इट इज़ द केस ऑफ सीलिएक डिजीज. ठीक है, ओके. नेक्स्ट MCQ इज पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ रिगर्जिटेशन, चेस्ट पेन एट मिड नाइट, पार्शली रिलीव्ड बाय एलिवेशन ऑफ बेड हेड साइड, फ्रॉथी लाइक लिक्विड इज कमिंग फ्रॉम माउथ, व्हाट शुड द डॉक्टर एडवाइस? ठीक है, तो डॉक्टर उसको क्या एडवाइस करेगा कि वो क्या कर दे? अपनी फैटी डाइट को जो है वो रिड्यूस कर दे. ठीक है, इंक्रीज फैटी डाइट की वजह से जो है ना, ठीक है, उसको जो है रिफ्लक्स वगैरह हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन डेवलप हो रही है, रिगर्जिटेशन की वजह से उसको चेस्ट पेन हो रही है. ठीक है, तो उसको क्या हम एडवाइस करेंगे? टू डिक्रीज द फैटी डाइट. नेक्स्ट MCQ is a farmer with exposure to moldy hay dust rushes in emergency with breathlessness. X-ray findings show bilateral infiltrate in the upper lungs. Most likely cause will be. ठीक है,
अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि अपर लंग्स के अंदर इनफिल्ट्रेट्स हैं, ठीक है, और वो फार्मर है। जब भी हमें इस तरह का सिनेरियो दिया हो जिसके अंदर वो बात करे कि फार्मर है, एक्सपोजर टू हेयर डस्ट है, ठीक है, तो उसके बाद उसको ब्रेथलेसनेस डेवलप हो रही है, हमें बायलैटरल इनफिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो दिस ऑल ऑप्शन गोज विद एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। एस्परजिलोसिस जो होता है, ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन फार्मर्स, ठीक है। अगर आपको याद है कि फार्मर है उसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो गया, या फार्मर है उसका हेयर डस्ट का एक्सपोजर है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एलर्जी डेवलप हुई है, तो उसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। बाकी जो हिस्टोप्लाज्मोसिस वगैरह होते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस से रिलेटेड ये एमसीक्यू आ जाता है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ना कि विद इन द मैक्रोफेजेस, जो हमें फंगस विद इन द मैक्रोफेजेस मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो इससे रिलेटेड ज़्यादा जो है हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी कौन सी होती है, 922 ट्रांसलोकेशन होती है, दैट इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। अगेन ये सारी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में 821 ट्रांसलोकेशन होती है, 1517 ट्रांसलोकेशन है। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में 922 ट्रांसलोकेशन है। बर्किट्स लिम्फोमा में 814 ट्रांसलोकेशन है। मेंटल सेल लिम्फोमा में 1114 ट्रांसलोकेशन है। फॉलिकुलर लिम्फोमा में 1418 ट्रांसलोकेशन होती है। एविंग सार्कोमा के अंदर 1122 ट्रांसलोकेशन होती है। प्रोस्टेटिक कैंसर के अंदर 721 एंड 1721 ट्रांसलोकेशन जो है प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड वेट लॉस, इन्वेस्टिगेशन रिवील अ WBC काउंट ऑफ 25 रिटर्न्स टू 9 WBCs एंड उसमें 90% जो है वो क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। बेस्ट मेथड टू डायग्नोज इज ट्रोफिन बायोप्सी, ठीक है। आपने बोन मैरो की जो है ना वो ट्रोफिन बायोप्सी कर लेनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए ओल्ड मैन है, फीवर भी है, वेट लॉस भी है, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली किसी मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें WBC काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेज मिला है, ठीक है, हमारे पास 11,000 तक नॉर्मल होता है, ठीक है, दिस इज अबाउट 25,000, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने 90% उसमें लिम्फोसाइटोसिस भी बता दिया कि लिम्फोसाइट्स, ठीक है, तो दिस में गो विद क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया वगैरह, ठीक है। सो वी विल गो टुवर्ड्स द ट्रोफिन बायोप्सी, ठीक है, जो आपके पास बेस्ट मेथड टू डायग्नोज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ जेट इंजीनियर प्रेजेंट्स टू द ENT फिजिशियन एंड कंप्लेन दैट ही वर्क्स इन एन एनवायरमेंट ऑफ लाउड नॉइसेस, व्हाट काइंड ऑफ हियरिंग डिफेक्ट ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम ऑन एन ऑडियोग्राम, ठीक है। तो अगर वो नॉइस जो है ना लाउड नॉइसेस को जो है एक्सपोज हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो पूछना चाह रहा है कि उसको कौन सा हियरिंग डिफेक्ट जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, डेफनेस टू लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स की जो डेफनेस है वो डेवलप हो सकती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज स्टाइलोमेस्टोइड कैनाल कॉन्टेन। स्टाइलोमेस्टोइड कैनाल के अंदर क्या होता है, स्टाइलोमेस्टोइड कैनाल के अंदर हमारे पास जो है वो फेशियल नर्व भी होती है और स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी भी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो सीक्वेंस है ऑफ प्रेफरेंस, इट इज़ फेशियल नर्व मोर देन द स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल इज कनेक्टेड टू। सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल जो होती है वो आपके कनेक्टेड होती है टू द रॉस्ट्रल मिड ब्रेन, ठीक है। रॉस्ट्रल मिड ब्रेन के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। जो मिडिल सेरिब्रल पेडंकल होती है वो पॉन्स से कनेक्टेड होती है, और जो आपके पास इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल होती है, ठीक है, वो कहाँ कनेक्टेड होती है, मेडुला के साथ कनेक्टेड होती है। तो सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल मिड ब्रेन में से भी कहाँ पर कनेक्टेड होती है, रॉस्ट्रल मिड ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, सेरिबेलम कनेक्टेड टू मिड ब्रेन बाय सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सेरिबेलम कनेक्टेड टू मेडुला बाय द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स इन द कॉर्डल बोन्स जो है दीज आर मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, 45-year-old मेल प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद फ्रैक्चर्स ऑफ पेल्विक बोन इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद शॉक ड्यू टू। अब शॉक क्यों होगा, मोस्ट लाइकली शॉक क्यों हो रहा है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद उसका फ्रैक्चर भी हुआ पेल्विक बोन का। जब भी हमें फ्रैक्चर मेंशन कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो पेल्विक बोन का फ्रैक्चर हो जाए या फीमर वगैरह का फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें एक्सटेंसिव ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव ब्लड लॉस की वजह से, ठीक है, जो है ना मोस्ट लाइकली वो शॉक में गया, दैट इज़ हाइपोवोलेमिक शॉक। और ज़्यादातर ये होता है कि हमें अगर उन्होंने सिनेरियो में ये कह दिया ना कि उसका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंटल कोई भी इंजरी हुई है, उसके बाद उसको शॉक में गया, तो मोस्ट लाइकली जो है ना वो हाइपोवोलेमिक शॉक ही होता है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है। ओके, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर इनएक्टिव नॉर्मली इज एक्टिवेटेड इन मेडुला बाय इंक्रीज ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, दिस इज ड्यू टू वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ द मेडुला होता है, ठीक है। अब मेडुला के अंदर किस तरह से होता है कि मेडुला के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है बेसिकली रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पिरेशन एंड जनरेट द बेसिक रिदम फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। ये इंस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, बेसिक रिदम फॉर ब्रीदिंग जो मेंटेन करता है, ये इनपुट देता है टू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स, ठीक है। जो कहाँ से आता है, इनपुट कहाँ से आता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में, वेगस और ग्लॉसोफरेंजियल नर्व से आता है, ठीक है। वेगस नर्व जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आती है फ्रॉम द पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स, ठीक है, जबकि जो आपकी और मैकेनोरिसेप्टर्स इन द लंग, ठीक है, जबकि जो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व होती है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आती है फ्रॉम द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है।
और जो आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ठीक है, उससे आउटपुट कहाँ जाता है? इनपुट तो आ गया वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स के थ्रू, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो ट्रेवल करता है वाया द फ्रेनिक नर्व, ठीक है, और जाके इनोवेट करता है डायफ्राम को, ठीक है, और आपके रेस्पिरेशन को जो है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। ये तो हमने डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का डिस्कस किया, ठीक है, जो बेसिकली हमारी इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो आपकी एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, उसको भी देखते हैं। सो द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपायरेशन, लेकिन ये एक्टिव सिर्फ एक्टिव फेज ऑफ एक्सपायरेशन में जो है ना वो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो कंट्रोल करता है एक्सपायरेशन को, ठीक है। और क्वाइट ब्रीथिंग व्हेन एक्सपायरेशन इज पैसिव, ठीक है, पैसिव के अंदर नहीं करता, ठीक है। यानी कि नॉर्मली क्या हो रहा था कि हमारा इलास्टिक रिकॉइल जो है ना वो ऑफ द लंग्स, उसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो एक्सपायरेटरी फेज ऑफ द रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो जो जब एक्टिव फेज होता है यानी कि जो आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक्सरसाइज वगैरह इस तरह की कोई कंडीशन, जब फोर्सफुल ब्रीदिंग हो रही है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप कर रहे हैं, उस वक्त आपका जो है, ठीक है, वो हमारी ब्रीदिंग जो है, ठीक है, वो हो रही होती है, ठीक है, फोर्सफुल, ठीक है। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर जो कंट्रोल करेगा वो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्सपायरेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। एपोनेस्टिक सेंटर जो होता है वो लोअर पॉन्स में लोकेटेड होता है, वो स्टिमुलेट होता है बाय इंस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग अ डीप एंड प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी गैप, जिसको हम क्या कहते हैं? एपोनियोसिस। निमोटेक्सिक सेंटर जो है वो लोकेटेड होता है अपर पॉन्स में, इट इनहिबिट इंस्पिरेशन एंड देयरफॉर रेगुलेट्स इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट MCQ, 60 years old men presented in OPD with complaint of hematuria and increased urinary frequency. On digital rectal examination, there is a stony hard mass felt that is prostate, lymphatic drainage of prostate. अब prostate की lymphatic drainage क्या होती है? मोस्ट कॉमन जो है इंटरनल आइलिक है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आइलिक दोनों दिया उसको चूज़ कर लें। अब इंटरनल आइलिक और सेक्टरल दिया हुआ है तो उसको चूज़ कर, लेकिन अगर आपको इंटरनल आइलिक भी दिया और एक्सटर्नल आइलिक भी दिया सेपरेटली तो यू विल प्रेफर इंटरनल आइलिक टू एक्सटर्नल आइलिक, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, 25-year-old female presents with atypical chest pain, dyspnea on exertion and palpitations. Clinical examination show pulse rate of 80, blood pressure 130/80 and a grade 2 systolic murmur at the fourth sternal border. ECG was normal, chest X-ray was normal. Which one of the following is the most likely diagnosis? ठीक है, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? पहले तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं ना। इसमें देखिए एटिपिकल चेस्ट पेन है, ठीक है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन है और पैल्पिटेशन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर आप पल्स देखें तो 80 बीट्स पर मिनट है, बिल्कुल नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर देखिए 130/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर है एट द फोर्थ स्टर्नल बॉर्डर। ECG बिल्कुल नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉर्मल हार्ट, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल हार्ट है क्योंकि उसके सारे वाइटल्स नॉर्मल है, उसकी ECG चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, ठीक है। सो इट इज़ नॉर्मल हार्ट, ठीक है। तो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। Next MCQ, a patient on MAO inhibitor is given first dose of barbiturate. What will happen due to interaction of these two? ठीक है, MAO inhibitors वो पहले ले रहा है, अब उसको आपने barbiturate दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि पोटेंशिएशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी एंटी डिप्रेसेंट्स की, ठीक है, जितना पोटेंशियल था, ठीक है, जितनी उसकी एफिकेसी थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? वो इफेक्ट होगी इससे, जब आपने दोनों को कॉम्बो दे दिया, ठीक है। A patient was taking anti-epileptics for his epilepsy disorder. He noticed hypertrophy of gingiva along with one episode of bleeding from mouth. Most likely cause of this would be phenytoin जो है कि वो cause करती है hypertrophy, gingival hypertrophy cause करती है, और bleeding cause करती है. A man is in ICU because of toxicity of the tricyclic antidepressants, which is most likely ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कन्वल्जन्स होती हैं, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स होती हैं, ठीक है, उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होती है? कन्वल्जन्स होती हैं। सिटी ब्रेन ऑफ अ पेशेंट शोज सिस्ट विद मल्टीपल डॉटर सिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। तो सिस्ट विद मल्टीपल डॉटर सिस्ट जो है, ठीक है, वो आपको किस में मिल रही होती हैं? ठीक है, दिस इज सीन विद टीनिया इकाइनोकोकस, ठीक है। इकाइनोकोकस टीनिया के साथ हमें मिल रही होती हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो करेक्ट ड्रग होगी वो क्या होगी? एल्बेंडाजोल होगी, ठीक है। एल्बेंडाजोल जो है उसको हम प्रेफर करेंगे टू मेबेंडाजोल। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि cyst with daughter cyst in brain is tinea echinococcus or neurocystic sarcosis is caused by tinea solium. A person present with abdominal pain for 2 months. On investigation, there is a mass in the duodenum that is found to be arising from submucosa. Which of the following is secreted by this part of the duodenum from where the mass is arising? ठीक है, तो वहाँ से कौन क्या secrete हो रहा है? इट इज़ यूरोगेस्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बर्नर्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो सबम्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और यूरोगेस्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। Okay, so next MCQ is patient cannot abduct eye, then excess abduction, palpebral elevation, a ridiculous sign of extraocular muscle is present, ठीक है। अच्छा, ये MCQ जो है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग से MCQ है, ठीक है, और इसका कोई डायरेक्ट आंसर जो है वो भी नहीं बन रहा था, लेकिन जितना मैंने इसको स्टडी किया है, ठीक है, और जो मुझे इसके आंसर जो है वो मिले हैं, ठीक है, उसके मोस्ट कॉमनली क्या है कि इसमें आंसर क्या बन रहा है? मेजोसाइन, ठीक है। अब मेजोसाइन क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये हमारे पास एक डिजीज़ होती है, ठीक है, एक बहुत रेयर कंजेनिटल डिजीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाता है? हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो उस डिज़ीज़ के अंदर जो है ना
इसका नाम क्या होता है आपके पास, ओगुची डिजीज़ है उसका नाम, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो रेटिना होता है ना वो हमारे पास ग्रेइश कलर का अपीयर होता है, ठीक है। जब हम अंडर लाइट जब उसको हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि रेटिना जो है वो कैसा नज़र आता है, हमें ग्रेइश कलर का नज़र आता है, ठीक है। जबकि नॉर्मल कलर जो है ना, ठीक है, उसका डार्क के अंदर होता है, ठीक है। जब हम अंडर लाइट देखेंगे तो रेटिना जो हमें ग्रेइश कलर का नज़र आएगा, ठीक है। नॉर्मल कलर होगा उसका डार्क के अंदर, ठीक है। तो जो मेसो साइन होता है, ठीक है, ये इटसेल्फ जो है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के साथ, ठीक है। जैसे उन्होंने हमें जो हिस्ट्री में ना एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की बात की, तो ये डायरेक्टली इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, लेकिन क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स उसकी उस तरह की होती हैं, ठीक है, तो ये जब हम आई एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें ये मिल सकता है साइन, ठीक है। और दिस इज़ मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू दिस, ठीक है। बाकी क्योंकि जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस कंडीशन एट ऑल, जिसमें क्या है कि मर्कस कन प्यूपल जो है, ठीक है, वो क्या होता है रैपिड जो रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होता है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास मर्कस कन प्यूपल होता है, ठीक है। जो कॉशर साइन होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि ये भी हमारे पास जो है वो आपकी जो थायराइड आई डिजीज़ होती है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली डेवलप होता है, ठीक है। और जो हमारा वॉन ग्राफिस साइन होता है ये भी हमारी थायराइड आई डिजीज़ में होता है, जिसमें ये हो रहा था कि जो आपकी अपर आईलिड होती है इट लैग्स बिहाइंड द आई व्हेन लुकिंग डाउन, ठीक है। जब आप नीचे देखेंगे, ठीक है, आप नीचे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो जो अपर आईलिड होगी इट लैग्स बिहाइंड व्हाइल लुकिंग डाउन एंड दिस साइन डज नॉट इन्वॉल्व द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, ठीक है, अगेन, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेसो साइन में भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपने जो है याद कर लेना है, ठीक है, दिस इज़ मेसो साइन, ठीक है। बट ये बहुत ही क्योंकि ये जो पेपर्स थे 2024 के, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पेपर जो थे वो थोड़े आर्म्स जो हमें पेपर्स आ रहे थे रूटीन में, ठीक है, जो पास पेपर्स उससे हट के थे, ठीक है, थोड़े डिफ़िकल्ट पेपर बने हुए थे, ठीक है। तो ये उस तरह से जो है ना वो क्वेश्चन दिया हुआ था। ऑब्वियसली हम लोग जो रूटीन में प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें हम इस तरह की चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे होते हैं, बट इट ऑल्स डिपेंड अपॉन द लक एज वेल, ठीक है। लेकिन इसको आपने जो है वो क्लियर कर लेना अपने से, क्योंकि ऑल द अदर ऑप्शंस, ठीक है, दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो ये किसी हद तक जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज आफ्टर इस्केमिक रिपरफ्यूजन एंट्री फ्री रेडिकल्स आर रिलीज बाय विच ऑफ दीज, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो हमारे रिलीज हो रहे होते हैं फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, हार्मोन कॉजिंग इंक्रीज इन हेपेटिक प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मेशन एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन डिग्रेडेशन, वो कौन सा होता है, कॉर्टिसोल। ये इंट्रा हेपेटिक प्रोटीन सिंथेसिस करता है और एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन की डिग्रेडेशन करता है, ठीक है। अगेन ये पास पेपर का रिपीटेड एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के साथ एसोसिएटेड कौन सा होता है, कुशिंग सिंड्रोम। क्योंकि जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग होता है, अगर आप इसको रिकॉल करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ACTH की प्रोडक्शन करा रहा है। ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ ACTH से क्या करता है, कुशिंग सिंड्रोम कॉज करता है। एक्सेसिव ACTH की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। उसके अलावा स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग क्या प्रोड्यूस करता है, ये सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन भी कॉज करता है, ठीक है। लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम जो है वो भी कॉज करता है। सो इसमें ऑप्शन में यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। सो ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने हमें दी है कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो क्या कॉज करता है, स्मोकिंग के साथ रिलेटेड होता है, मोस्ट एग्रेसिव होता है। एक्टोपिक ACTH कुशिंग सिंड्रोम कॉज करता है, लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो होता है वो स्मोकिंग के साथ रिलेटेड होता है, हाइपरकैल्सीमिया कॉज करता है बाय द पैराथायरॉइड हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन, एक्टोपिक थायराइड प्रोड्यूस्ड बाय द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स, ठीक है। Next MCQ, a 57-year-old patient presented with complaint of pruritus, tinnitus, blurred vision with burning sensation in fingers, toes, along with rash. Symptom aggravate after taking hot bath. What will be the most likely diagnosis? ठीक है, so the most likely diagnosis will be polycythemia vera. जो typical points उन्होंने हमें दिया ना, देखिए सारे points अगर आप polycythemia vera के topic को read करें, ठीक है, तो उसमें उन्होंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये वाली बात होगी कि प्रूराइटस और टेनाइटिस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो ये है कि द सिम्टम्स एग्रेवेट आफ्टर टेकिंग हॉट बाथ, ठीक है। तो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर होते हैं, ठीक है। अ पर्सन गोज़ टू हाइट ऑफ 5000 फीट, व्हाट विल हैपन, ठीक है। अगर वो 5000 फीट की हाइट पर चला जाएगा तो क्या होगा, हाइपॉक्सिया होगा, ठीक है। हाइपॉक्सिया के अंदर क्या होता है कि हर जगह की वेसल्स जो हमें डायलेट करती हैं एक्सेप्ट फॉर द पल्मनरी वेसल्स। पल्मनरी वेसल्स जो होती है वो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी, ठीक है। तो पल्मनरी वेजो कंस्ट्रक्शन वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट MCQ इज ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट विद प्रोप्टोसिस एंड लॉस ऑफ द चीक सेंसेशन, इट इज़ ड्यू टू, ठीक है। ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट जो है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली किसको डैमेज करता है, आपके इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो होती है, ठीक है, उसको डैमेज करता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी C। और साथ में उन्होंने हमें जो हमें उन्होंने एरिया दिया है कि लॉस ऑफ चीक सेंसेशन, ठीक है। तो चीक को जो है आपके जाइगोमेटिक नर्व सप्लाई करती है, तो जाइगोमेटिक बोन फ्रैक्चर जो होगा इट विल बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अ पेशेंट हैविंग पॉलीसाइथीमिया विद फेशियल कंजेशन एंड स्प्लेनोमेगेरी, बेस्ट लेबोरेटरी इंडिकेटर ऑफ पॉलीसाइथीमिया इज लाइकली टू बी रेज इन दिस पेशेंट, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया कौन सा हमारे पास इंडिकेटर होता है, बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज ESR मोर देन 50%, इंक्रीज हेमाटोक्रिट और इंक्रीज RBC मास,
एंड इंक्रीज आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इंक्रीज आरबीसी मास, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया जो होता है उसमें आरबीसी मास इंक्रीज हो जाता है। अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ स्किन रैशेज एंड रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन ऑन एग्जामिनेशन हेपेटोस्प्लेनोमेगाली फाउंड इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड रेज्ड आईजीई लेवल्स। आईजीई लेवल्स जो थे वो रेज थे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इट इज़ समथिंग जो कि आपके पास रिलेटेड है टू सम इन्फेक्शन, ठीक है। वाइल लेवल ऑफ अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स वर नॉर्मल, ठीक है। नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट इज स्लाइटली पॉजिटिव, व्हाट इज द डायग्नोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्नोसिस क्या है, इट इज़ डी, दैट इज़ जॉब सिंड्रोम, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको हम हाइपर आईजीई सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज़ अ रेयर प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्लिनिकल ट्रायड ऑफ एटोपिक डर्माटाइटिस, ठीक है। जब हमारे पास सिम्टम्स का ट्रायड होता है, देयर इज़ अ ट्रायड ऑफ एटोपिक डर्माटाइटिस, रिकरेंट स्किन स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन एंड रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस, ठीक है। अलॉन्ग विद आपको आईजीई लेवल्स जो हैं वो एलिवेटेड मिलते हैं इन द अर्ली ऑनसेट ऑफ द प्राइमरी चाइल्डहुड, ठीक है। सो द डायग्नोसिस विल बी हाइपर आईजीई सिंड्रोम, ठीक है, जो कि क्या है, जॉब सिंड्रोम, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। ओके, सो उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन सीएचएस सिंड्रोम की भी दी हुई है, ठीक है, जो यहाँ मेंशन किया हुआ। इट इज़ अ रेयर इनहेरिटेड कॉम्प्लेक्स इम्यून डिसऑर्डर दैट यूजुअली अकर्स इन चाइल्डहुड कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड पिगमेंट इन द स्किन एंड आइज। ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म होता है। ऑक्यूलो क्यों, क्योंकि आइज में पिगमेंटेशन कम है, क्यूटेनियस इसलिए क्योंकि स्किन की पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी विद एन इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड अ टेंडेंसी टू ब्रूज एंड ब्लीड ईजिली, ठीक है। बाकी ये दो तो बहुत कॉमन है, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ भी और प्राइमरी आईजीई डेफिशिएंसी भी जो है, दीज आर वेरी कॉमन, ठीक है। तो ये तो हमारी बुक्स में भी डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो इनको आपने ये दोनों नई ऑप्शन से, ठीक है, जिनकी एक्सप्लेनेशन जो हमें दे दी है, ठीक है। Next MCQ, patient has a tumor which causes amnesia but he remembers youth time memories, brain region likely involved, ठीक है। अब क्या है कि youth time memories का मतलब है कि उसको जो past memory है, ठीक है, वो जो है ना वो उसकी अभी जो है ना वो सही है, ठीक है, लेकिन जो है वो newer things जो है, ठीक है, उसको वो नहीं रिकॉल या न्यू मेमोरीज जो है वो नहीं बना पा रहा, ठीक है, लेकिन पास्ट मेमोरीज को वो रिकॉल कर रहा है, जैसे उसकी यूथ टाइम मेमोरीज जो है वो उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो डायग्नोसिस क्या होगा, कहाँ पर कौन से रीजन ब्रेन इन्वॉल्व है, इट इज़ हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज न्यूक्लियस ऑफ रेम स्लीप इज, पहली ऑप्शन हमारे पास क्या है, रेफे मैग्नस न्यूक्लियस। नेक्स्ट ऑप्शन इज सब्सटेंशिया नाइग्रा, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस एंड लोकस सेरुलियस, ठीक है। तो जो नॉन रेम स्लीप होती है, ठीक है, उसका सेंटर कहाँ पर होता है, रेफे न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि जो रेम स्लीप होती है उसका सेंटर हमारे पास पॉन्स में लोकस सेरुलियस के अंदर जो है वो लोकेटेड होता है, ठीक है। अभी उन्होंने हमें न्यूक्लियस ऑफ रेम स्लीप का पूछा, तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ई ऑप्शन, लोकस सेरुलियस, ठीक है। ओके, प्रोसेसेस विजुअल इन्फॉर्मेशन एंड सेंड सिग्नल्स टू द मसल कंट्रोलिंग आई मूवमेंट इनेबलिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ऑक्यूलोमोटर लूप होता है, ठीक है, जो प्रोसेस करता है आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और फिर जो आई मसल्स उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी वोलेंट्री मसल्स ऑफ द आई जो उनको कंट्रोल कर रहे होता है, ठीक है, उनको सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। सो दिस इज ऑक्यूलोमोटर लूप, ठीक है। अर्ली पल्मोनरी एंथ्रेक्स ड्रग ऑफ चॉइस, पल्मोनरी एंथ्रेक्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज चाइल्ड प्रेजेंट्स विद एब्डोमिनल पेन एंड डायसेंट्री, स्टूल कंटेन पस एंड आरबीसी, सो कॉजेटिव एजेंट इज, अब क्या है हमारे पास कि ब्लडी डायरिया है, डायसेंट्री है, ठीक है, अलॉन्ग विद पस एंड आरबीसीज इन द स्टूल है, सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस विल बी इंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास इंटेरोटॉक्सोजेनिक स्ट्रेन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो हीट लायबल भी होता है और हीट स्टेबल भी होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्वेड नहीं कॉज करता, इन्वेजन नहीं करता, जिसकी वजह से वाटरी डायरिया कॉज करता है, ठीक है। ये बिल्कुल वाटरी डायरिया कॉज करेगा, ठीक है। जबकि जो हमारे पास इंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन होता है, ठीक है, वो इन्वेड करता है, इन्वेड करके वो ब्लडी डायरिया कॉज करता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास इंटेरोपैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ द इकोलाई आ जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एपिकल सर्फेसिस के साथ अटैच करता है, विलाई को बिल्कुल स्मूथ कर देता है, एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर कर देता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई, ठीक है। सो इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी हमें दी हुई है, एक्सप्लेनेशन में वही है जो मैंने भी डिस्कस किया। इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई जो होता है वो इन्वेड करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, नेक्रोसिस इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और डायसेंट्री कॉज करता है, सिमिलर टू शिगेला, शिगेला की बेसिल भी डायसेंट्री की तरह ही होती है, ठीक है। इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, जिसका भी मैंने बताया कि ये हीट लाइबल और हीट स्टेबल इंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ट्रेवलर्स डायरिया के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होता है इकोलाई का। और इंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन जो है O15787, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ठीक है, जो डायसेंट्री कॉज करती है, यानी कि ब्लडी डायरिया कॉज करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और नेक्रोसिस कॉज करती है, ठीक है। शिगेला एक टॉक्सिन होता है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करता है, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और AKI एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, कॉज करता है मैकेनिकल हेमोलिसिस, शिस्टोसाइट्स मिलते हैं पेफल्स में पे। इट डू नॉट फर्मेंट सॉर्बिटोल, ठीक है, अदर इकोलाई जो है वो फर्मेंट करते हैं सॉर्बिटोल को, लेकिन जो आपका इंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ द इकोलाई होता है, इट डज नॉट फर्मेंट सॉर्बिटोल, ठीक है। इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई क्या होता है, अटैच करते हैं टू द एपिकल सर्फेस पर, को फ्लैट कर देता है और एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर कर देता है। इन एन ICU पेशेंट विद CVP लाइन इन सबक्लेवियन वेन फॉर द पास्ट 10 days इज ऑन parenteral न्यूट्रिशन, दे डेवलप फीवर, ब्लड कल्चर शोड clusters of gram positive cocci, the infection is most likely treated by,
ठीक है। अब उन्होंने हमें ये बता दिया है कि हमारे पास क्या है, ग्राम कल्चर पे हमें क्या मिला है, क्लस्टर्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई मिले हैं। ठीक है, तो क्लस्टर्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई मिले, सो द ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी वेंकोमाइसिन। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव फोकाई के लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, वेंकोमाइसिन होगी। ठीक है, और क्लस्टर्स का मतलब क्या है कि क्लस्टर्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट मोस्ट कॉमनली स्टेफ ऑरियस की ही बात हो रही है। ठीक है, वो हमारे पास जो है वो क्लस्टर्स के अंदर होते हैं, कोकाई जो है ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, okay, 40-year-old teacher presents with tremors and poor handwriting. There was no rigidity and the movement was intact. There is a family history of similar problem. What is your drug of choice? ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास कि उन्होंने कहा है कि 40 years old है। ठीक है, बहुत कम एज है। ठीक है, उसको ट्रेमर्स है और पुअर हैंड राइटिंग है, कोई रिजिडिटी नहीं है। ठीक है, जिसका मतलब है वो रूल आउट कर देगा किसको, पार्किंसंस डिजीज को। एंड द मूवमेंट वॉज इंटैक्ट। ठीक है, और बिल्कुल इंटैक्ट मूवमेंट है, कोई सेरेब्रल डिसऑर्डर भी नहीं है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है। ठीक है, सो इट गोज टुवर्ड्स बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर्स। ठीक है, उसके लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, प्रोपेनोलॉल जो है वो हम देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट MCQ इज क्रिस्टा फेल्सिफॉर्मिस इज अ बोनी प्रोजेक्शन दैट सेपरेट्स। ये फेशियल नर्व को इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व से जो है वो सेपरेट करी होती है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं।